हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है आपके और हमारे चैनल ऋतुराज स्टडीज चैनल पर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग का मैप के द्वारा ज्योग्राफी का जो हम लोग परिचय दे रहे हैं, इंट्रोडक्शन दे रहे हैं इंडिया का, आप लोगों को बेहद पसंद आया होगा। और तो हम लोग उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए जो आज का जो हम लोग का भारत का परिचय का लास्ट है, जो हम लोग पिछले जो 3 वीडियो में हम लोग दिए हैं, उसको देख लेने पर अपना परिचय भूल जाइएगा। भारत के परिचय के अलावा इतना ज़बरदस्त परिचय है कि एक बार सब पूरे वीडियो को भारत का परिचय देख लेने से जो एग्ज़ाम के जो जितने भी एसएससी हो या रेलवे हो, एनटीपीसी या ग्रुप डी, जो भी एग्ज़ाम हो है वो एग्ज़ाम में आप लोग को उम्मीद करते हैं कि बहुत बेनिफिट होगा। तो प्लीज़ आप लोग अभी नहीं देखे हैं पिछले वीडियो को तो प्लीज़ जाके हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में देख लीजिए। और उसी की तरह हम लोग आगे के और लास्ट वीडियो जो भारत का ज्योग्राफी का जो इंडिया का जो परिचय है उसमें हम लोग आज लास्ट वीडियो करेंगे। ऐसा परिचय जो आप अपना परिचय भूल जाएगा इस वीडियो में। तो देखने के बाद तो आप लोग पूरे दिमाग में मैप के साथ उम्मीद करते हैं उतरेगा दिमाग में। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक लाइन बोलना चाहेंगे कि मंजिल ने हौसलों से कहा, मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरी बस की बात नहीं है। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरी बस के बात नहीं, लेकिन हमारे हौसलों ने मंजिल से कहा चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। तो हम लोग को अपने हौसले से मंजिल की औकात दिलाना है और उसी औकात के सिलसिले में हम लोग अपने वीडियो को देखेंगे। और आप भी पढ़ा रहे वीडियो को देखिए और देखने से थोड़ा मत देखिए, पूरी वीडियो को देखिए, थोड़ा स्पीड बढ़ा के ही देखिए, मगर पूरी वीडियो को देखने से उम्मीद करते हैं कि बहुत नया मिलेगा और बहुत आप लोगों को मज़ेदार मिलेगा, जिससे आप लोग फ़ायदा होगा एग्ज़ाम में। तो आइए हम लोग बात करते हैं जो हम लोग पीछे छोड़े थे उसी को आगे बात करते हैं। पहले हम लोग जान जाते हैं कि जो भारत है, भारत में भारत के अगल बगल जो देश पाए जाते हैं, चीन हो गया स्तरीय सीमा बनाता है, और पाकिस्तान बनाता है, अफगानिस्तान स्तरीय सीमा बनाता है, बांग्लादेश स्तरीय सीमा बनाता है, ये 4 स्तरीय सीमा, फिर नेपाल स्तरीय सीमा बनाता है, भूटान। तो ये 3 जो देश हैं, 3 अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चाइना के बीच लाइन भारत की खींची गई है, रेखा खींची गई है, उसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो देखिए जो डुरंड रेखा है, देखिए यहाँ पर देख रहे हैं, नज़र आ रहा होगा आप लोग को डुरंड रेखा जो है। तो डुरंड रेखा किन के बीच में देखिए यहाँ पर है ना, हम लोग का साझा होता है। ये जो लाइन है इतना दूर, ये जो लाइन है इतना दूर, ये पाकिस्तान के साथ हम लोग जो बॉर्डर ये साझा होता है। तो ये अफगानिस्तान के साथ ये इतना बॉर्डर साझा होता है। तो इसी को बोलते हैं भारत और अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, काबुल के बीच में कौन सी रेखा खींची गई है, तो वो डुरंड रेखा है। ये जो रेखा खींची गई है ये किसी क्या बोलते हैं, किसी व्यक्ति के द्वारा उन्हीं के नाम पर ये रेखा रखती है। तो ये जो डुरंड नाम के व्यक्ति सर डुरंड, उन्हीं के नाम पर भारत अफगानिस्तान के बीच में जो रेखा है, भारत अफगानिस्तान के बीच में कौन रेखा है, डुरंड रेखा है। तो अगला जो चलते हैं मैक-मोहन रेखा। ये देखिए यहाँ पर जो हमारा जो राज्य है, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ पर कौन है, अरुणाचल प्रदेश। तो भारत जो चाइना के साथ रेखा बोलता है, बोलता है कि भारत और चाइना के बीच में कौन सी रेखा खींची गई है, तो मैक-मोहन है। लेकिन भारत पूरी रेखा चाइना के साथ नहीं साझा करता है, पूरा अपना बॉर्डर की रेखा नहीं लाइन खींची गई, केवल अरुणाचल प्रदेश और ये चाइना के बीच में मैक-मोहन रेखा है। मैक-मोहन रेखा पूछिए किस राज्य के साथ केवल है, तो वो अरुणाचल प्रदेश के साथ है। लेकिन हम लोग भारत और चाइना के बीच में बोलते हैं। अगर भारत चाइना के बीच में बोले ना, तो यहाँ पर कौन बोलेंगे, वो भारत मैक-मोहन रेखा। लेकिन पूछे किस राज्य के साथ केवल होता है, तो कौन राज्य है, अरुणाचल प्रदेश के साथ ही हमारा जो लाइन मैक-मोहन रेखा वो, और किसी राज्य के साथ नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे भारत मैक-मोहन रेखा भारत और चीन के साथ है ये। और ये जो इतना बाउंड्री है पाकिस्तान के साथ जो हम लोग साझा करते हैं, उसको एक रेखा के द्वारा निर्धारित की गई है। उसको सर रेडक्लिफ, ये सर मैक-मोहन के नाम पर और सर रेडक्लिफ के नाम पर रखा गया। रेडक्लिफ रेखा ये किनके बीच खाता है, भारत और पाकिस्तान के बीच में ये रेखा खींचा गया है। कौन रेखा, भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो ये जो रेखा है हमारा नाम क्या है, रेडक्लिफ रेखा। तो ये हो गया रेखा के बारे में। 3 रेखा है, डुरंड रेखा, भारत अफगानिस्तान के बीच में, और जो अगला है मैक-मोहन रेखा भारत चाइना के बीच। लेकिन कौन राज्य के साथ, वो केवल अरुणाचल प्रदेश के साथ। ये याद रखिएगा, अगर राज्य पूछे तो अरुणाचल प्रदेश के साथ ही। और अगला जो है रेडक्लिफ रेखा, ये भारत अपने
पाकिस्तान के साथ साझा करता है। तो और चलिए अगले बात हम लोग एक टॉपिक बात करते हैं कि क्षेत्रफल के अनुसार, किसके अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार क्षेत्रफल के अनुसार राज्यों का जो क्रम है इंडिया में वो क्या क्या है, राज्यों का क्रम जो है। अब देखिए क्षेत्रफल के अनुसार, क्षेत्रफल के जो अनुसार है राज्यों का क्रम है, वो क्षेत्रफल के अनुसार मतलब कि भारत में सबसे अधिक बड़ा क्षेत्रफल में कौन सा बड़ा राज्य है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। पहला जो पड़ता है हम लोग का क्षेत्रफल के अनुसार, जो पहला जो राज्य है हम लोग का क्षेत्रफल में पहला नंबर पर, इस तो जैसा सबको जानते हैं भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो राजस्थान है क्षेत्रफल के अनुसार। और दूसरा नंबर पर हम लोग जानेंगे, दूसरा नंबर पर कौन है, दूसरे नंबर पर जो है उसका नाम है एमपी। यहाँ पर जो है एमपी, ये वाला पार्ट जो है एमपी का, और इधर यही इधर पर पड़ता है राजस्थान पड़ता है। तो जो सबसे पहला हो गया राजस्थान, दूसरा हो गया एमपी, उसके बाद कौन आता है, यहीं पर एक राज्य है महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र आ गया, और फोर्थ नंबर पर यूपी आता है। तो क्षेत्रफल के अनुसार एरिया के अनुसार राजस्थान दूसरे नंबर पर, एमपी शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश, और तीसरा आता है तीसरा क्या कहते हैं, और तीसरा के बाद में आता है महाराष्ट्र, उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र, और 4 नंबर पर जो आता है उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ। तो पूछेगा, अगर मान लीजिए पूछेगा कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य, और उसमें राजस्थान नहीं दिया है, तो राजस्थान नहीं दिया है। अगर मध्य प्रदेश महाराष्ट्र यूपी रहे तो किसको टिक करेंगे, मध्य प्रदेश में पूछेगा। अगर पूछ दिया है, अब बढ़िया बड़े एग्जाम में पूछता है कि क्षेत्रफल के अनुसार राज्यों का बढ़ते क्रम सजाइए, तो पहला राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद यूपी है। तो यहाँ क्षेत्रफल में याद रखिएगा। अब वो क्वेश्चन मिलने वाला नहीं है अब कि एग्जाम में कि भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में कौन राज्य है। तो राजस्थान तो सब कोई रटा हुआ है। अगर पूछ दिया कि दूसरे नंबर पर कौन है तो कन्फ्यूजन, अगर तीसरे नंबर पर कौन है तो वो भी कन्फ्यूजन है। तो हम लोग याद रखें राजस्थान क्या है, जादूगर वाले मुख्यमंत्री, यहाँ पर जादूगर वाले मुख्यमंत्री किनको बोलते हैं, अशोक गहलोत को बोलते हैं। यहाँ पर मध्य प्रदेश जिनको बोलते हैं शिवराज सिंह चौहान बोलते हैं, शिवराज सिंह चौहान। और महाराष्ट्र तो जानते होंगे उद्धव ठाकरे, ये महाराष्ट्र हो गया। ये तो उत्तर प्रदेश तो सबको जानता होगा, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश। तो ये हो गया क्षेत्रफल के अनुसार भारत का बढ़ते हुए क्रम। अब एक और एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन कि सब भारत का कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक सीमा साझा करता है सब राज्यों के साथ, कौन सा भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो सबसे अधिक सीमा का साझा करता है अधिक राज्यों के साथ, तो वो कौन है, यूपी है। वो 8 राज्यों के साथ करता है। यूपी कितने राज्यों के साथ करता है, 8 राज्यों के साथ करता है, 8 राज्यों के साथ। देखिए यूपी, यहाँ पर लिखेंगे भारत का यूपी जो राज्य है, यूपी सबसे अधिक सीमा साझा करता है, अधिक सीमा साझा करता है, सीमा यूपी कितने राज्यों के साथ, 8 राज्यों के साथ। याद रखिएगा 8 राज्यों के साथ। कितने राज्यों के साथ, 8। देखिए 8 के नाम हम लोग जानेंगे। तो पहला जो आ गया है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के साथ साझा करता है। और उसके बाद आता है हरियाणा के साथ, और उसके बाद आता है राजस्थान के साथ साझा करता है। किस साथ, राजस्थान के साथ। और राजस्थान के नीचे आएंगे हम लोग मध्य प्रदेश एमपी का ही कटा हुआ भाग कौन है, एमपी कटा हुआ भाग, छत्तीसगढ़ साझा करता है। और छत्तीसगढ़ के बाद कौन आएगा, बिहार। और बिहार का कटा हुआ भाग कौन है, झारखंड है। तो झारखंड के भी साझा करता है। झारखंड का कब हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 झारखंड के साथ। और झारखंड के बाद हम लोग एक और पढ़ेंगे। झारखंड के बाद हम कौन है, एक और बिहार हो गया, और एक और है जो साझा करता है झारखंड से, उसका हिमाचल प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के बाद जो है अगला जो राज्य है हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और छत्तीस के बाद बिहार हो गया, झारखंड। और झारखंड के बाद फिर पढ़ेंगे हम लोग पश्चिम बंगाल यहाँ पर। और एक केंद्र शासित प्रदेश के भी साझा करता है। वो केंद्र शासित प्रदेश कौन है, दिल्ली है। दिल्ली के साथ करें तो ये 8 राज्यों के साथ है, 8 राज्यों के साथ भारत। तो जो यूपी है, यूपी 8 राज्यों के साथ। देखिए जो उत्तर प्रदेश से कटा हुआ भाग कौन है, उत्तराखंड
उत्तराखंड जो है यूपी का है, तो इसके साथ सजा करेगा, यूपी ही कटेगा तो इसके साथ तो सजा करेगा ही। और यूपी के बाद हिमाचल प्रदेश के साथ, हिमाचल प्रदेश के बाद हरियाणा के साथ, हरियाणा के बाद राजस्थान के साथ, राजस्थान और एमपी। देखिए ना यूपी यहाँ पर है, यूपी हिमाचल प्रदेश के साथ, और यहीं पर हिमाचल उत्तराखंड पड़ता है, उत्तराखंड के साथ यहीं पर ये राजस्थान का पार्ट पड़ा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश से कटा हुआ भाग छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ ये बिहार पड़ गया, बिहार कटा हुआ भाग झारखंड। तो झारखंड टोटल कितने के साथ करता है, 8 के साथ पड़ता है। तो एग्जाम में पूछ सकता है आप लोग से, एग्जाम में क्या पूछेगा कि निम्नलिखित में किसके साथ यूपी जो है अपनी बॉर्डर साझा नहीं करता है, तो इसमें से याद रखिएगा उत्तराखंड होगा, क्योंकि यूपी का कटा हुआ भाग उत्तराखंड है। पंजाब के साथ नहीं करता है साझा, पंजाब नहीं, हिमाचल प्रदेश के साथ करता है साझा, और राजस्थान के भी साथ करता है, और मध्य प्रदेश तक करेगा तो छत्तीसगढ़ जरूर करेगा, मध्य प्रदेश का कटा हुआ भाग छत्तीसगढ़ है, और बिहार के साथ करेगा तो झारखंड के साथ अवश्य करेगा, झारखंड का कटा हुआ भाग क्या है, झारखंड है। तो ये 8 है। भारत में सबसे अधिक किसके साथ कितने राज्य भारत के साथ सबसे अधिक सीमा साझा कौन सा राज्य करता है, तो वो उत्तर प्रदेश। कितने के साथ करता है, 8। 8 का नाम याद रखिएगा, जिससे ऑब्जेक्टिव आप लोग को पूरा, ये ऑब्जेक्टिव ये नहीं पूछेगा कितने राज्य, पूछेगा किसके साथ नहीं करता है, तो किसके साथ करता है तो हिमाचल प्रदेश के साथ करता है, लेकिन पंजाब के साथ नहीं करता, ये बात है। और एक जो है दिल्ली के साथ, केंद्र शासित प्रदेश कौन है, दिल्ली के साथ भी करता है साझा, एक केंद्र शासित प्रदेश है उसी के साथ करता है केवल। तो और हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए जो भारत का तटीय जो है ना, तटीय जो इतना यहाँ से यहाँ तक है, तटीय जो रेखा है, सबसे बड़ा तटीय रेखा कौन है, गुजरात में है। गुजरात में सबसे बड़ा क्या है, तटीय। कितने ऐसे राज्य हैं जो तट रेखा पर स्थित है, वो 9 है, बताए थे हम लोग पिछले वीडियो में। सबसे बड़ा हो गया गुजरात, उसके बाद आता है आंध्र प्रदेश, फिर आता है तमिलनाडु, फिर आता है उड़ीसा आता है। तो आप लोगों को बताया था पिछले वीडियो में। तो आगे की बात करते हैं तटीय रेखा। तो तटीय जो रेखा है ना, उससे अलग अलग क्षेत्र को अलग अलग नामों से हम लोग जानते हैं, अलग अलग क्षेत्रों को अलग अलग नामों से जानते हैं। तो तट रेखा से किसे, तट रेखा से 12 समुद्री मील, एक समुद्री मील जिसको किससे नापते हैं हम लोग, नॉटिकल मील से नापते हैं। किससे नापते हैं, नॉटिकल मील से नापते हैं। एक समुद्री मील में 1.8 मील होता है, याद रखिएगा, एक समुद्री मील में 1.8 मील होता है। समुद्र की जो दूरी है ना, वो नॉटिकल मील में माना जाता है, समुद्री मील में मापा जाता है। तो जो तट रेखा से, कहाँ से, तट रेखा से 12 समुद्री मील की दूरी को हम लोग बोलते हैं संलग्न क्षेत्र, संलग्न क्षेत्र बोलते हैं, याद रखिएगा, संलग्न क्षेत्र बोलते हैं। ये किसको बोलते हैं, 12 समुद्री मील को संलग्न क्षेत्र बोलते हैं। 12 जो है, 12 को बोलते हैं पारदेशिक सीमा बोलते हैं, पारदेशिक सीमा क्षेत्र बोलते हैं, पारदेशिक सीमा क्षेत्र बोलते हैं। किसको बोलते हैं, 12 समुद्री मील से की जो दूरी है उसको पारदेशिक सीमा बोलते हैं। तो जो 12 समुद्री मील है, 12 समुद्री मील के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, पारदेशिक सीमा क्षेत्र बोलते हैं। पूछेगा पारदेशिक सीमा क्षेत्र कितने समुद्री बोलते हैं, तो 12। इसमें जो संसाधन का पूर्ण अधिकार होता है, किसमें, पारदेशिक सीमा क्षेत्र में, पारदेशिक। एक समुद्री मील में कितना मील होता है, 1.8 मील। समुद्र की दूरी को किसमें दर्शाते हैं हम लोग, नॉटिकल मील में दर्शाते हैं। अब देखिए 3 क्षेत्र में डिवाइड किया गया है तट रेखा को। एक होता है 24 समुद्री मील, कितना, 24 समुद्री मील। तो 24 जो समुद्री मील होता है उसको बोलते हैं संलग्न क्षेत्र। क्या बोलते हैं, संलग्न क्षेत्र। कितने समुद्री मील को बोलते हैं, तट रेखा से 24 समुद्री मील को संलग्न क्षेत्र बोलते हैं। इसमें जो है ना, कोई दूसरा देश का अगर जहाज 24 समुद्री मील से अंदर आ जाएगा तो वहाँ पर सीमा शुल्क लगेगा, दूसरे देश का सीमा शुल्क। यहाँ पर जो मान लीजिए इंडिया के 24 समुद्री मील के नज़दीक में वो क्रॉस कर जाएगा तो उस जहाज़ का शुल्क इंडिया लेगा, लेकिन इसके अगर बाहर में रहेगा तो इंडिया नहीं लेगा। तो संलग्न क्षेत्र बोलते हैं 24 समुद्री मील को, और इसमें सीमा शुल्क लगता है। तो पूछता है कि सीमा शुल्क किस क्षेत्र में लगता है, तो संलग्न क्षेत्र, यानी कि तट रेखा से कितने दूरी का अंदर से लगता है, तो 24 समुद्री मील से अगर जहाज क्रॉस कर जाएगा अंदर उसको बाउंड्री को, तो वहाँ से जो दूसरा देश है अपना, हर देश का तट रेखा का अलग अलग जो है वो लेगा अपना जो शुल्क होता है। तो इंडिया अपना भी अगर 24 समुद्री मील के अंदर में कोई जहाज एंट्री मारा तो उसका शुल्क लेने लगेगा, लेकिन उससे बाहर रहेगा तो नहीं लेगा। तो अगला जो 3rd नंबर का है अन्योन आर्थिक क्षेत्र। अन्योन होता है, अन्योन
आर्थिक क्षेत्र होता है, अन्योन आर्थिक क्षेत्र, ये कितना होता है? तट रेखा से 200 समुद्री मील। तट रेखा से, अगर किसी देश के तट रेखा से 200 समुद्री मील की जो दूरी होता है उसको अन्योन आर्थिक क्षेत्र बोलते हैं, अन्योन आर्थिक क्षेत्र बोलते हैं। और इसका जो प्राकृतिक संसाधन है ना, इसमें दोहन कर सकते हैं कि कोई भी देश इस पर रोकेगा टोकेगा नहीं। तो यहीं पर होता है अन्योन आर्थिक क्षेत्र में जो है ये होता है कि प्राकृतिक संसाधन का दोहन किस क्षेत्र में होगा? तो होगा उसमें 200 समुद्री मील की दूरी से होगा। और इसी को बोलते हैं अनेक, इसमें अनेक चीज़ का दोहन कर सकते हैं आप लोग। माने जो देश है ये 200 समुद्री मील की दूरी, जो 24 समय बाद पे जो 200 मील की दूरी है उस दूरी पर जो उस पर कौन करेगा? 200 प्राकृतिक संसाधन का दोहन करेगा। और देखिए जो संलग्न से है इसमें सीमा शुल्क लगता है कितने समुद्री मील से दूरी पर? तट रेखा से 24 समुद्री मील की दूरी को बोलते हैं संलग्न क्षेत्र। और वहीं पर क्या बोलते हैं? सीमा शुल्क लगता है और उसी को बोलते हैं वित्तीय अधिकार। वित्तीय मतलब जो पैसा लेना देना है उस पर कितना दूरी का अधिकार है? बस किसी तट रेखा के 24 समुद्री मील के दूरी तक हम लोग का वित्तीय अधिकार है, उसके बाद का अधिकार नहीं है। अगर इसके दूरी के बाहर में कोई जहाज है तो कोई शुल्क नहीं लगेगा, लेकिन जैसे ही इसको क्रॉस करेगा तो देश शुल्क लेगा। तो ये तट रेखा का जो हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जो अब आगे चलते हैं हम लोगों को कि जो इंडिया में जो अंदर है ना तट रेखा है, मालाबार तट है, पठार है, उसको अलग अलग हम लोग डीले समझते हैं क्या होता है। तो आइए देखते हैं। तो आइए हम लोग तट के बारे में जो अलग अलग तट पठार पाए जाते हैं इंडिया में उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि कौन कौन से राज्य में कौन कौन से नाम से तट पाया जाता है। तो पहला हम लोग जानेंगे कोंकण तट। कोंकण तट याद रखिए, क्वेश्चन जो ज्योग्राफी में बनता है बहुत इंपॉर्टेंट पड़ता है यहाँ से। कोंकण जो तट है वो दमन द्वीप से और गोवा के बीच का जो तट है, यहाँ से देखिए दमन द्वीप ये हो गया, मैप में देख रहे होंगे आप लोग, ये दमन द्वीप हो गया यहाँ पर है, और यहाँ हो गया क्या बोलते हैं गोवा हो गया, या छोटा सा छोटी सी भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में गोवा है। तो यहीं पर हो ये पूरे तट को बोलते हैं हम लोग कोंकण तट बोलते हैं। इसी का जो नाम है महाराष्ट्र का तट बोलते हैं। यहाँ पर महाराष्ट्र पड़ता है ना, तो पूछेगा महाराष्ट्र के तट को किस नाम से जानते हैं? तो कोंकण तट के नाम से महाराष्ट्र के तट को हम लोग जानते हैं। अब देखिए उसके बाद महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक का तट स्टार्ट होता है। ये पार्ट है कर्नाटक, यहाँ पर पता है कर्नाटक का। और कर्नाटक के तट को बोलते हैं, कर्नाटक के तट का बोलते हैं कन्नड़ बोलते हैं। कन्नड़ आप लोग जानते हो, कन्नड़ जो भाषा है वो कर्नाटका में प्रचलित है। कन्नड़ जो भाषा कहाँ प्रचलित है? तो कर्नाटका में प्रचलित है। और वहीं को कन्नड़ तट बोलते हैं, कर्नाटका को बोलते हैं। किस तट को बोलते हैं? पूछते हैं कर्नाटका के तट को क्या बोलते हैं, किस नाम से? तो कन्नड़। अब देखिए जो होता है ना मालाबार तट, ये देखिए एग्जाम में बहुत पूछता है। मालाबार तट जो है वो केरला के तट को बोलते हैं, केरला। तो पूछता है जो इंडिया में जो मानसून है, जो मानसून आता है, जो बरसात का मौसम आता है वो किस तट की आता है? तो जो केरला के तो मालाबार तट है ना वहीं पर टकराता है। और पहला बारिश जो होता है केरला में ही होता है, यानी केरला के मालाबार से जो टकराता है मानसून और वहीं पर पहला बारिश करता है। तो मालाबार से हमारा ग्रीष्म में मानसून किससे स्टार्ट होता है? मालाबार से टकरा कर स्टार्ट होता है। और मालाबार तट कहाँ पर है? केरला का तट को मालाबार तट बोलते हैं। और मालाबार तट पर ही एक विद्रोह होता है, हिस्ट्री में हम लोग पढ़ने जानेंगे, मोपला विद्रोह, जो 10 क्लास में पढ़ना है। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? मालाबार तट पर हुआ था, यानी केरला में हुआ था। और जो चौथा हम लोग है ना कोरमंडल तट तो जो तमिलनाडु यहाँ पर नजर आ रहा है हम लोग, तमिलनाडु ये वाला पार्ट है। तो तमिलनाडु के जो तट को क्या बोलते हैं? कोरोमंडल तट बोलते हैं। और जो जब मानसून जब जाता है ना, जब ग्रीष्म ऋतु में आया और उसके बाद जब मानसून जब जाएगा तो जाते वक्त भी अपना बारिश दिखाता है, वो कहाँ पर दिखाएगा? कोरमंडल से जाते वक्त कोरमंडल तट से टकराता है और वहीं पर तमिलनाडु के राज्य में थोड़ा सा बारिश होता है। और वहीं से फिर शीत ऋतु का आगमन होता है। कहाँ से? कोरमंडल तट से टकरा के जो बारिश होता है वहीं से शीत ऋतु का आगमन होता है। तो ये 4 तट थे। कोंकण तट यानी कि जो महाराष्ट्र का तट है कोंकण तट बोलते हैं। और कर्नाटका के तट को क्या बोलते हैं? कन्नड़ तट बोलते हैं। और उसके बाद नीचे है मालाबार जो है जहाँ से मानसून ग्रीष्म का स्टार्ट होता है टकराने से, मालाबार। और वो किस राज्य में है? केरल राज्य में है। और जब ग्रीष्म ऋतु जाता है तो जाते जाते फिर यहाँ पर एक तट में टकरा जाता है, ये इस वाला पार्ट पर, उसको बोलते हैं तमिलनाडु। और तमिलनाडु के तट को बोलते हैं कोरोमंडल तट, यानी कि वहीं से टकरा कर जो बारिश होगा उसी के बाद से शीत ऋतु स्टार्ट होता है। तो इस तट के बारे में आप लोग को समझ में आएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं चैनल के बारे में। जो इंडिया में चैनल होते हैं, चैनल मतलब पानी में जो दो
जगहों के बीच में जो संबंध बताते माने जोड़ते हैं, दो जगह जोड़ते हैं पानी में, केवल पानी द्वारा, उसी को चैनल बोलते हैं। देखिए 10 डिग्री जो चैनल है, 10 डिग्री, यहाँ पर देखिए अंडमान निकोबार हमारा केंद्र शासित प्रदेश पड़ता है, तो आधा भाग अंडमान होता है, आधा भाग निकोबार। तो यहाँ पर जो चैनल बनाता है ना, ये पानी वाला चैनल, उसी को बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। तो पूछता है एग्जाम में कि 10 डिग्री चैनल किन किन के बीच होता है, तो अंडमान और निकोबार, अंडमान और निकोबार। आधा वाले को अंडमान बोलते हैं, नीचे वाले को निकोबार। और निकोबार द्वीप समूह में ही भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट इंदिरा पॉइंट है। मुख्य भूमि से बोलेगा तो कन्याकुमारी, लेकिन भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट क्या बोलते हैं उसको, इंदिरा पॉइंट, वो कहाँ है, निकोबार द्वीप समूह पे है। तो 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार को। लेकिन जो 9 डिग्री चैनल है, 9 डिग्री चैनल, यहाँ पर देखिए लक्षद्वीप पड़ता है, ये वाला पार्ट लक्षद्वीप पड़ता है, और यहाँ पर मिनी कोवाई द्वीप है। लक्षद्वीप और मिनी कोवाई के बीच में जो है 9 डिग्री चैनल बनाता है। 9 डिग्री चैनल किस बीच में बनता है, लक्षद्वीप और यहाँ पर देखिए ना, ऐसे ये जो है, ये तो यहाँ पर हम लोग पढ़े थे ना 8 डिग्री 4 मिनट होता है, तो 8 के बाद 9 और यहाँ पर 10 होता है। तो 9 डिग्री चैनल आप लोग मैप द्वारा जो बने थे उसमें समझ देते हैं। तो 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनी कोवाई। और जो 8 डिग्री चैनल है ना, भारत और मालदीव साझा करता है। भारत और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल बनता है। किस बीच में, भारत और मालदीव में। तो याद रखिए तीनों चैनल 10 डिग्री अंडमान निकोबार के बीच में है, 9 डिग्री किसके बीच में, लक्षद्वीप और मिनी कोवाई द्वीप के बीच में है, लेकिन 8 डिग्री भारत और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल साझा करता है। जबकि एक ग्रांड चैनल है, ग्रांड इंडोनेशिया में पड़ता है, और एक इंडोनेशिया में एक सुमात्रा द्वीप है। पूछेगा सुमात्रा द्वीप किस देश में है, तो इंडोनेशिया में है, और दोनों के बीच में एक ग्रांड चैनल जो है साझा करता है। ग्रांड चैनल किन करता है, इंडोनेशिया और सुमात्रा द्वीप पर में। अब थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग का एक जो जल द्वारा एक देश लगता है, यहाँ पर देखिए बताते हैं, यहीं पर जो यहाँ पर एक श्रीलंका है, श्रीलंका आप लोग जानते होंगे। श्रीलंका की राजधानी कौन है, श्री जयवर्धनपुरे कोटे। लेकिन याद रखिएगा, जो आप कितने लोग पहले थे, कोलंबो हट गया है, श्री जयवर्धनपुरे कोटे। और जबकि पूछेगा वाणिज्य राजधानी तो कौन है, वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, कोलंबो। और भारत का वाणिज्य जगह मुंबई है, लेकिन दिल्ली इस तरह है। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया, ये कटा हुआ भाग जो है श्रीलंका है। कौन है, श्रीलंका। तो श्रीलंका भारत के बीच में ना, श्रीलंका भारत के बीच में एक जल संधि होता है जिसको बोलते हैं पाक जल संधि। पाक जल संधि, पाक जल संधि वो किन बीच में होता है, तो भारत श्रीलंका के बीच में होता है। पाक स्ट्रेट ही इसी को बोलते हैं। और एक मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी भी कहाँ होता है, मन्नार की खाड़ी कहाँ है पाया जाता है, पूछेगा कि तो वो भारत और श्रीलंका के बीच में ही होता है। पाक जल संधि, इन्हें पाकिस्तान मार दीजिएगा पाक से, लेकिन नहीं, पाक और भारत श्रीलंका के बीच में कौन जल संधि होता है, पाक जल संधि। और कौन खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी। अब देखिए यहाँ पर एक द्वीप है, पंबन द्वीप। ये जो है ना पंबन द्वीप क्या होता है, आप देखेंगे चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म देखे होंगे, उसमें शाहरुख खान इस द्वीप पर जाता है, द्वीप पर। तो वो जो ये चेन्नई हो गया, चेन्नई से हटकर यहाँ पर रामेश्वरम है। रामेश्वरम यहाँ पर नहीं है, वो चेन्नई से हटकर ये वाला जगह रामेश्वरम पड़ता है, और वहीं पर द्वीप है। तो पंबन द्वीप भी भारत और श्रीलंका के बीच में ये द्वीप पड़ता है। इसे द्वीप ये भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। अब फिर ये देखिए यहाँ पर यहीं पर आदम ब्रिज उस फिल्म में भी दिखाया गया है, आदम ब्रिज को, चेन्नई एक्सप्रेस में। आदम ब्रिज कहाँ होता है, भारत श्रीलंका के बीच में होता है। और फिर देखिए रामेश्वरम सेतु, जहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था, जन्म स्थल है रामेश्वरम सेतु। ये सब पॉइंट कहाँ है, रामेश्वरम सेतु। रामेश्वरम है ना, जो चेन्नई में जगह है रामेश्वरम, तो रामेश्वरम यहाँ पर नहीं है, चेन्नई पे नहीं है, वो चेन्नई से हटकर द्वीप में है, रामेश्वरम द्वीप है। तो रामेश्वरम द्वीप में ही पंबन द्वीप है, जो भारत श्रीलंका के बीच में है। मन्नार की खाड़ी भी भारत श्रीलंका के बीच में है, और पाक जल संधि भी भारत श्रीलंका के बीच में है। आदम ब्रिज भी भारत श्रीलंका के बीच में है, याद रखेगा। रामेश्वरम सेतु भी भारत श्रीलंका के बीच में है। तो इतने पॉइंट थे। हम आशा करते हैं कि पूरा जो भारत का परिचय था उसको बढ़िया वे में मैप के द्वारा हम लोग समझाने की कोशिश किए हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं है इंडिया के परिचय में। और होगा भी तो प्लीज़, होगा भी तो कुछ खास नहीं होगा, जो मेन पॉइंट था हम लोग पूरा बताए हैं। तो आप लोग को ये ज्योग्राफी का जो है जीएस के लिए, हिस्ट्री उतना एग्जाम में आने वाला नहीं है। आपको जो हिस्ट्री वाला पार्ट वो हटते गया। अब जानता है एग्जामिनर भी कि हिस्ट्री उतना देने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो अब साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, करेंट अफेयर्स हो गया, जो हमारा इन्वायरमेंटल हो गया, पर्यावरण से, इससे क्वेश्चन आने वाला है।
तो जीएस के पोर्शन में ज्योग्राफी का बहुत बड़ा योगदान है और उस योगदान में हम थोड़ा आप लोगों के लिए हेल्प किए हैं। तो आई होप, उम्मीद करते हैं आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा। तो हम अगर समझ में आया तो प्लीज़ वही बोलेंगे 2 काम, अगर समझ में आया तो लाइक कीजिए, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में पहले लिख दीजिए कि क्यों नहीं समझ में आया, और उसके बाद डिसलाइक कर दीजिए। तो प्लीज़ अगर समझ में आए तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, और नहीं सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब कीजिए, और दूसरों भी अगर ये समझ में आए तो दूसरों को भी भेजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो हम लास्ट में यही बोलना चाहेंगे, वक्त को आप थोड़ा वक्त दीजिए, वक्त को आप थोड़ा वक्त दीजिए, वो आपका वक्त ज़रूर बदलेगा। तो पहले आप वक्त को थोड़ा वक्त देने की कोशिश कीजिए, पेशेंस बनाइए, वक्त कोशिश करेंगे ज़रूर बदलेगा। तो थैंक यू पूरे वीडियो देखने के लिए, प्लीज़ पूरे वीडियो को देखिए।